अब हम देखने वाले हैं अलवर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो अलवर के बारे में थोड़ी हम कुछ पहले बातें कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि राजस्थान के जो 3 या उस समय राजस्थान नहीं था लेकिन राजपूताना जिस क्षेत्र को कहते हैं, उसमें 3 ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया था, राजनीतिक चेतना लाने में अपना योगदान दिया था, बड़ा योगदान दिया था। तो इसमें से एक तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, इसके अलावा भरतपुर के जो महाराजा किशन सिंह थे, और तीसरे जो थे अलवर के महाराजा जय सिंह। तो इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा हम इन जय सिंह जी के बारे में हम जानेंगे। तो अलवर के महाराजा जय सिंह जी बड़े जनहितकारी थे, है ना। तो जनता के बड़े सपोर्टर थे और राजनीतिक जो भी संस्थाएं होती थी उनका बड़ा ही क्या करते थे, ये सपोर्ट किया करते थे। तो इन गतिविधियों के कारण यहाँ तक कि उन्होंने क्या कर लिया था, खादी भी पहनना प्रारंभ कर लिया था, है ना। तो इस काम के कारण अंग्रेज सरकार इनसे क्या होती है, बड़ी ही रुष्ट होती है और अंग्रेज सरकार इनसे शासन कार्य जो है क्या है वो अपने हाथ में ले लेती है। और शासन कार्य इनके हाथ से लेकर के अलवर के महाराजा जो जय सिंह जी होते हैं, इनको कहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ भारत से निर्वाचित ही कर दिया जाता है। जब इनको बाहर से निर्वाचित कर दिया जाता तो एक बार फिर से सुन लीजिए क्यों निर्वाचित किया जाता है। क्योंकि एक तो ये राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसके प्रति क्या रखते थे, जय सिंह सहानुभूति रखते थे। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने स्वदेशी जो कपड़े हैं वो पहनने का प्रण लिया था। तो इस कारण जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इनको जय सिंह को क्या दे दिया था, देश निकाला दे दिया था। तो जब इनको देश निकाला दिया था तो देश निकाला देने के बाद ये भारत में नहीं रहे थे, बल्कि ये कहाँ चले गए थे, पेरिस यानी फ्रांस चले गए। फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर चले गए थे और वहीं इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से क्या था, योगदान था। इस योगदान को हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल से अब आज हम कवर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और इस प्रयास के अंदर आप सभी का जो सहयोग है वो सहयोग बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर सहयोग नहीं दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा। और जब मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर नहीं आ पाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं हमेशा ही क्लियर बात कहने वाला हूँ। आज आप अगर मेरे साथ जुड़ करके हमारा मोटिवेशन मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में क्या करना, शेयर करना। क्योंकि अभी भी चैनल पर जो 83% जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक भी उतने आने चाहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन हो और आपके लिए बहुत ही अच्छे चीज़ें, आपके लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें लेकर आएँ, जिससे आप क्या हो, अपना 100% परिणाम क्या हो वो दे सको। तो अब हम देखेंगे अलवर किसान। तो इसकी हमने पहली भूमिका बता दी। और यहाँ के जो महाराजा थे जय सिंह, वो खुद क्या कर रहे थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से सहानुभूति रखते थे। इस कारण इस क्षेत्र में जो जन जागृति लोगों के अंदर थी। दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर जो यानी अलवर वाले क्षेत्र के जो स्वाधीनता संग्राम का अग्रदूत का था, किसे कहा जाता, पंडित हरिनारायण शर्मा, इनको कहा जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक और व्यक्तित्व थे, कुंज बिहारी लाल मोदी। तो उन्होंने भी पंडित जो हरिनारायण शर्मा इनके साथ मिलकर के यहाँ अलवर वाले क्षेत्र में रचनात्मक कार्य कर रहे थे, और इन दोनों ने अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा या जनता में जागृति उत्पन्न करने का क्या किया था, प्रयास किया था। पंडित जो हरिनारायण शर्मा ने, अब देखो पंडित होते हुए भी इन्होंने क्या किया, अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ आदि की स्थापना की। और इनके माध्यम से इन्होंने क्या किया, इन संगठन की स्थापना के माध्यम से इन्होंने अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति आदि की दशा का सुधारने का क्या किया था, इन्होंने प्रयास किया था। इसके अलावा जो किसान आंदोलन वाला आपने पार्ट देखा नहीं है तो उसको जरूर देख ले। उसके अंदर हमने देखा था कि इस क्षेत्र में कुछ जो गतिविधियां वो प्रारंभ होने का कारण क्या था। वो गतिविधियां प्रारंभ हुई थी किसान आंदोलन से, जब वो सूरों वाली समस्या के कारण आंदोलन किया था। तो उस समय भी जय सिंह जी थे, 1933 के अंदर उनको निर्वाचित कर दिया जाता है। तब तक उन्होंने भी क्या कर ली थी, इनकी मांगे स्वीकार कर ली थी, यानी और भी जो इस क्षेत्र में आंदोलन अगर कहीं हुए थे तो जो जय सिंह जी ने उनकी बात को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। हालांकि उसके ऊपर एक
कलंक भी है। जब उन्होंने बानसूर और थाना गाजी के किसानों ने कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था, तब वहाँ पर इन्होंने क्या कर दी थी, गोलीबारी कर दी थी, और जिसमें 15 व्यक्ति मारे गए थे और 250 से ज़्यादा व्यक्ति क्या हुए थे, घायल हुए थे। और इसके बाद 1933 के अंदर इनको बाहर से क्या कर दिया जाता है, निर्वाचित कर दिया जाता है, और अंग्रेज जो प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं, और बाद में यहाँ पर तेज सिंह को क्या बना देते, अलवर का राजा बना देते। उससे आगे की अब घटनाओं का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसी दरमियान 1938 के अंदर अलवर प्रजा मंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित होता है, उस प्रस्ताव के आधार पर क्या होती है, यहाँ पर जो अलवर प्रजा मंडल है उसकी क्या होती है, 1938 के अंदर क्या होती है, स्थापना हो जाती है। अब जिसने क्या किया था, महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की मांग की। इस समय महाराजा बदल चुके होते हैं, इसमें होते हैं महाराजा तेज सिंह। तो इनके नेतृत्व में क्या करते हैं, ये उत्तरदायी जो शासन है उनकी स्थापना की मांग की जाती है। वो ही सब जगह होती है, जैसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की क्या की जाए, स्थापना की जाए, और विधानसभा जैसी संस्थाओं का गठन किया जाए। जो मानव अधिकार है उनकी मांग की गई थी। तो यही वो चीज़ें थी जो यहाँ भी मांग की गई थी। लेकिन इस संस्था का क्या किया गया था, पंजीकरण नहीं किया। तो जब तक इस संस्था का पंजीकरण नहीं हुआ तो इन्होंने तब तक क्या किया था, संघर्ष किया था। अब देखते बाद में चल कर के इनका चलो पंजीकरण भी हो जाता। अब अगली घटना की तरफ बढ़ेंगे। ये घटना होती अप्रैल 1940 में। जो अलवर के अंदर जो निर्वाचित जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका के इस समय क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, है ना। इस नगर पालिका चुनाव होते ही 18 सदस्य नगर पालिका का क्या किया जाता है, गठन किया जाता, जिसमें से अधिकतर सदस्य क्या करते हैं, इस प्रजा मंडल के समर्थक होते हैं। अब देखते हैं आगे। अगस्त 1940 की बात है। जब अगस्त 1940 के अंदर जो अलवर प्रजा मंडल उसका क्या हो जाता, पंजीकरण हो जाता, लेकिन संस्था अथवा सदस्यों को ध्वज का प्रयोग करने की क्या दी जाती, अनुमति नहीं दी, क्योंकि रियासतों में यही मुख्य था, रियासतों में अपना ध्वज ये क्या करते, रखने की अनुमति देते थे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का ध्वज रखना ये क्या माना जाता था, राजद्रोह के अंदर ये मानते थे। इसी कारण अलवर के जो राजा ने भी क्या किया था, इस प्रजा मंडल को क्या किया था, ध्वज प्रयोग करने का जो छूट नहीं दी थी। किसका प्रयोग करने की छूट नहीं दी थी, ध्वज का प्रयोग करने की छूट नहीं दी थी। अब देखते 1940 में युद्ध कोष के लिए चंदा वसूली का कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, विरोध किया था। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने क्या किया था, अलवर की जो राजनीतिक वातावरण उसको बढ़ाई क्या कर दिया था, उग्र बना दिया था। और उसको उग्र बनाने का कारण था यहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो चंदे की वसूली थी, यानी दूसरे विश्व युद्ध के लिए जो जनता से चंदा एकत्रित किया जाता था, उस कारण यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। तो जब लोगों में गुस्सा था तो प्रजामंडल ने भी इसका क्या किया था, विरोध किया था। तो प्रजामंडल द्वारा विरोध करने पर प्रजामंडल के मुख्य नेता हरिनारायण शर्मा और भोलानाथ मास्टर को क्या कर दिया, राज्य ने गिरफ्तार कर लिया था, है ना। इनको भारत रक्षा कानून लगाया गया था इनके ऊपर, और उसके माध्यम से इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, और उन पर क्या चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था। तो हालांकि बाद में जब इन पर दबाव बढ़ा तो इनको क्या कर दिया गया, राज्य की तरफ से इनको रिहा भी कर दिया गया, यानी राज्य को इन्हें क्या करना पड़ा था, छोड़ना भी पड़ा था। तो इस तरीके से ये आंदोलन चल रहे थे। इसके अलावा बाद में जब नगर पालिका के अंदर भूमि और किसानों के मुद्दे पर प्रजामंडल और सरकार के बीच में मतभेद हो जाते हैं, और इस मतभेद के बाद भी इनमें क्या होता, टकराट बढ़ती चली जाती। इधर किसानों पर जो जागीरदारों के अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, तो किसानों ने भी इनका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब देखते हैं अगली कड़ी की तरफ। 1944 के अंदर ये घटना होती है। तो 1944 के अंदर भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन है, उस अधिवेशन का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में क्या मांग की गई, इस अधिवेशन में एक तो सरकार की जो नीतियां उसकी कटु आलोचना की गई, और इसके अलावा उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई। जो इनकी क्या थी, मुख्य मांग थी, इसकी मांग इन्होंने यहाँ पर क्या की थी भाई उत्तरदायी सरकार है उसकी क्या की जाए, स्थापना की जाए। तो इस मांग को लेकर प्रजामंडल निरंतर क्या रहता, प्रयासरत रहता। अब 1946 में जो ऊपरी मैंने आपको घटना बताई थी, इसी घटना को लेकर के 1946 के अंदर इन्होंने क्या किया था, जो प्रजामंडल ने किसानों की मांगों का क्या किया था, समर्थन, और उन्हें भू स्वामित्व देने के प्रस्ताव का क्या किया था, समर्थन किया था। किसानों के भू स्वामित्व नहीं मिला हुआ था,
यानी भूमि के ऊपर इनका मालिकाना हक नहीं था, तो इनको इनका मालिकाना हक देने के जो प्रयासों का प्रजामंडल ने क्या किया था, समर्थन कर दिया था। अब ज़्यादा जब महाराजा के ऊपर दबाव पड़ रहा था, तो इसी कारण महाराजा ने 30 अक्टूबर 1946 को क्या कर दिया, अलवर के जो महाराजा तेज सिंह ने संवैधानिक सुधारों के लिए क्या की थी, एक समिति की क्या कर दी थी, नियुक्ति कर दी। हालांकि आंदोलनकारियों ने इस समिति का क्या किया, बहिष्कार किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और मंत्रिमंडल ऐसा बनाया जाए जिसमें जनता के प्रतिनिधि क्या हो, लिए जाए। तो इस तरीके से इनकी निरंतर क्या है, मांग चलती रही थी। और एक बार जब इस तरीके की संस्था बना करके जब उत्तरदायी की सरकार की मांग नहीं स्वीकार की, तब किसानों ने क्या किया, जो इस प्रजामंडल को समर्थन दिया और प्रजामंडल ने भी क्या किया, 1946 में दोबारा क्या कर दिया, फिर से जो आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। इस जो जागीरदारों के जुल्म यानी अत्याचार उनके बढ़ रहे थे, इसी कारण खेड़ा मंगल सिंह में एक सम्मेलन का भी क्या हुआ, आयोजन किया। इस सम्मेलन में भी क्या किया, जो प्रजामंडल कार्यकर्ताओं का दमन किया, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो अब इनकी जो नेताओं की गिरफ्तारी का बड़ा ही इस क्षेत्र में क्या हुआ था, भयंकर विरोध हुआ था। स्कूल कॉलेज सब बंद हो गई थी और अलवर जो शहर है उसमें भी क्या हुई थी, हड़ताल की गई थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस क्षेत्र का जो वातावरण है, वो वातावरण बड़ा ही क्या हो रहा था, बदलता जा रहा था। इस बदले हुए वातावरण के अंदर स्थिति बड़ी संकट में होती जा रही थी, और जिसका अब समाधान कैसे निकल सकता है, सरकार अगर क्या करे, प्रजामंडल के साथ समझौता करे, तभी क्या हो, इसका परिणाम निकल सकता है। इधर भारत की परिस्थितियां बदल रही थी, भारत आज़ाद हो चुका था, और दिल्ली के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उसके नेतृत्व में क्या हुई थी, अंतरिम सरकार की क्या हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी। तो उसके बाद ही निकल सका। तब सरकार ने क्या किया, प्रजामंडल के साथ समझौता किया और सारे आंदोलनकारियों को क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था। और इसके बाद में 17 दिसंबर 1947 ईस्वी को सरकार ने क्या किया था, इस दिन सरकार ने जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग है, उस मांग को क्या कर दिया था, स्वीकार कर लिया। महाराजा ने कहा था कि 2 साल के भीतर भीतर उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में 1 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने अलवर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि अलवर के महाराजा जो तेज सिंह थे और वहाँ के जो दीवान थे NB खरे, उनका नाम महात्मा गांधी जी की हत्या के अंदर आ गया था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो उसमें उनका नाम आने के कारण अलवर का प्रशासन भारत सरकार ने क्या कर दिया था, अपने हाथ में ले लिया था। और बाद में मार्च 1948 में यानी 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हो जाता है और इसमें अलवर का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। अलवर को राजधानी भी बनाया जाता है और इसी के साथ जो राजस्थान का जो एकीकरण है, उस एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे राजस्थान के एकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो यहाँ भी फिर जो राजनीतिक गतिविधियाँ अब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर अलवर के अंदर जो भी आंदोलन चला, उस आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के बारे में हमने क्या किया था, बिल्कुल ही अच्छा अध्ययन किया था। अगर आप ये पूछें कि भारत सरकार ने जब शासन हाथ में ले लिया था, यहाँ का प्रशासक किससे नियुक्त किया था, तो एक व्यक्ति है, उसका नाम आप ध्यान रख लेना, उसका नाम है KB लाल को। तो किसको प्रशासक नियुक्त किया था, KB लाल को यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अगला हमारा किसान आंदोलन जो अपना है भरतपुर, है ना। अगला जो प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे वो अपना है भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। तो देखो, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन भी अपने आप में क्या है, बड़ा ही खास है। जैसा कि आपको जो अलवर प्रजामंडल आंदोलन के अंदर भी बताया था कि अलवर के अंदर जो प्रारंभिक जो जनजागृति लाने में वहाँ के महाराजा का भी योगदान था। वो स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था भारत के अंदर, उनका क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो अलवर के महाराजा इस समय थे, जिनका नाम था किशन सिंह जी, उनको भी जय सिंह जी जैसा ही क्या कर दिया था, हटा लिया गया था। इसके अलावा फतेह सिंह जी की बात की थी मैंने, तो इनको भी क्या कर लिया था, हटाकर इन सब की जगह इनके बेटों को क्या किया गया था, शासन सौंपा गया था। तो अलवर के जो महाराजा
जय सिंह जी ने भी क्या किया था, बड़ा ही जो स्वदेशी जो वस्त्रों को पहनने का प्रण ले लिया था। तो उससे काफ़ी कुछ आगे थे। अगर हम बात करें कि बाकी रियासतों के अंदर जो जन जागृति या राजनीतिक चेतना का काम कौन करते थे, संस्थाएं करती थी और शासक वर्ग उसका पूरा दमन करता था। तो उसके उलट में अलवर वाले क्षेत्र में यहाँ के महाराजा किशन सिंह ने भी जो जन जागृति लाने में काफ़ी कुछ योगदान दिया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे अभी देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि भरतपुर में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका श्री गणेश किसने किया था, जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री, इनके दोनों के आप नाम ध्यान रखना। इन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहले क्या किया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन का श्री गणेश किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1912 में हिंदी साहित्य समिति की क्या की थी, स्थापना की थी। और इसके माध्यम से इन्होंने यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। अब देखते हैं आगे किशन सिंह जी के बारे में। सौभाग्य से भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अधिक प्रगतिशील विचारों के थे। इन्होंने क्या किया था, प्रगतिशील विचारों के से इन्होंने हिंदी को प्रोत्साहित किया था और उत्तरदायी शासन की मांग को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और कब किया था, 15 सितंबर 1927 को इसकी क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। किसकी, उत्तरदायी जो शासन है उसकी स्थापना की इन्होंने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। अब इन्होंने क्या किया था उत्तरदायी शासन में, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। अब देखो, जो यहाँ के महाराजा बड़े ही जब प्रगतिशील विचारों के थे, तो इन्होंने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण। एक तो इन्होंने जो गांवों और नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं की क्या कर ली, स्थापना कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो क्या किया था, जो भाषा राजकीय भाषा उर्दू थी, उर्दू की जगह हिंदी को क्या कर दिया था, राजभाषा का दर्जा दे दिया। और साथ ही साथ अखिल भारतीय हिंदी साहित्य का जो 17वां अधिवेशन है, उस अधिवेशन का भी आयोजन यहाँ क्या कर दिया था, इन्होंने अलवर के अंदर कर दिया था। तो ऐसी जब प्रगतिशील विचार हैं जिससे क्या होगा, जनता के अंदर राजनीतिक जो जन जागृति आएगी, तो वो अंग्रेज सरकार कब तक स्वीकार करेगी, है ना। तो ऐसी उदार बातों को अंग्रेज सरकार क्या कर सकती थी, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती थी। तब क्या होगा, यहाँ बड़ी गतिविधियाँ करेंगी। अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, महाराजा की इन गतिविधियों को क्या किया, गंभीरता से लेते हुए उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए क्या कर दिया, विवश कर दिया। क्योंकि जो यह अखिल भारतीय जो हिंदी साहित्य का 17वां सम्मेलन हुआ था, जिसमें कवि रविंद्रनाथ टैगोर, महामना, मदन मोहन मालवीय और सेठ थे जमनालाल बजाज जैसे लोग संपर्क में आए। तो इससे जो यहाँ के भरतपुर के स्थानीय नेता थे, उनका राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ में क्या हुआ, संपर्क हुआ। और उनसे इनमें क्या हुई, बड़ी जन जागृति आई, बड़ा हौसला आया, इनको प्रेरणा मिली। तो ये सारी बातें क्या थे, अंग्रेज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया था, अंग्रेजों ने इन महाराजा की इन गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से ला और इनको कहा, महाराज जी आप गद्दी को क्या कर दो, छोड़ दो। और इनकी जगह एक अलग वयस्क इनका लड़का था जिसका नाम क्या था, बरजेंद्र सिंह, उनको गद्दी पर बिठाया गया था। और शासन के सारे हाथ अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, शासन प्रशासन सारा अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। यानी प्रशासन के लिए अंग्रेजों ने एक अधिकारी की नियुक्ति की। उस अधिकारी का नाम क्या था, डंकन मैकेंजी। यानी डंकन मैकेंजी को जो अंग्रेज अधिकारी था डंकन मैकेंजी, उसको यहाँ का क्या बनाया गया था, दीवान बनाया गया था। और दीवान बना करके सारे अधिकार जो है इस डंकन मैकेंजी के हाथ में लगा दिए। अब डंकन मैकेंजी ने अधिकार बनते ही क्या कर दिया था, सबसे ज़्यादा यहाँ जन जागृति लाने वाला या स्वतंत्र आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन था, जगन्नाथ दास अधिकार। तो सबसे पहले इस डंकन मैकेंजी ने इसको क्या कर दिया, निष्कासित, भाई तू क्या है, भरतपुर के अंदर अब नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा इसने क्या किया, अब भरतपुर के अंदर किसी प्रकार की सार्वजनिक सभाएं नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार का साहित्य प्रकाशन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी साहित्य यहाँ पर मिल जाता तो क्या कर दिया जाता, उसको 5,000 रुपये का क्या करना भरना पड़ता था, जुर्माना पड़ता था। और जुलूसों पर, प्रदर्शनों पर, भाषणों पर इसने क्या कर लिया, सब पर इसने बैन लगा दिया। और साथ में जगन्नाथ दास अधिकारी को यहाँ से निर्वाचित कर दिया। और जो इसके नेता थे जैसे ठाकुर देश राज है, गोपीलाल यादव है, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो इस तरीके से बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। अब इधर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 के अंदर होता, बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बारे में आपने बार बार पीछे भी जो प्रजामंडल देखे थे उसमें भी चर्चा की थी। जो
गुजरात के अंदर पड़ता। और यहाँ पर सुभाष चंद्र जो बोस थे उनकी अध्यक्षता के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने जो रियासतों के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे उनको अपना सपोर्ट प्रदान किया था। तो इसके सपोर्ट से क्या हुआ था, भरतपुर राज्य में भी जन जागृति का बड़ा ही ठोस प्रयास इस जो हरिपुरा कांग्रेस के बाद में किया था, जिसकी पहल किसने की थी, किशन लाल जोशी ने की थी। अब यहाँ ऐसी प्रतिक्रियावादी गतिविधियां चल रही, इसी कारण यहाँ जो इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना नहीं की। तब भरतपुर के नेताओं ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी, रेवाड़ी के अंदर दिसंबर 1938 में। कहीं मार्च भी मिलता, तो अब दोनों डेट को ध्यान रखना। 1938 के अंदर जो यहाँ जुगल किशोर चतुर्वेदी थी जी होते हैं, उनके घर पर क्या की थी, इस प्रजामंडल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती। कब होती है, 1938 के अंदर जो भरतपुर प्रजामंडल है उनकी क्या की जाती है, स्थापना कर दी जाती है। कहाँ की जाती है, रेवाड़ी के अंदर। जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, जो गोपीलाल यादव है उनको क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 1938 में प्रजामंडल के सत्याग्रह का क्या किया गया, आह्वान किया, प्रजामंडल का गठन हो गया। और प्रजामंडल ने अब क्या किया, नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी तो इनके विरुद्ध में इन्होंने क्या किया था, सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इस सम्मेलन में अब आगे क्या देखें, दिसंबर 1940 में प्रजामंडल से समझौता किया गया, जिसके तहत प्रजा परिषद नाम से संस्था का क्या कर दिया गया, पंजीकरण कर दिया। और इसके सारे नेताओं को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया। यानी प्रजामंडल के ऊपर इन्होंने जब प्रजामंडल का गठन किया गया था, तो इस गठन के बाद में प्रजामंडल पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, है ना। प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया था और इसको क्या किया था, एक गैर कानूनी संस्था बना दिया, यह मान्यता नहीं दी गई थी। और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने बड़ा ही क्या किया था, संघर्ष किया था और सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी क्या किया था, इनका सहयोग दिया था। यानी जो महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में क्या किया था, जो सत्याग्रह के अंदर भाग लिया था। तो इसी समय यह कार्यकर्ताओं ने एक नई संस्था का गठन कर दिया था दिसंबर 1939 के अंदर, भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से। तो भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से जो इस संस्था का गठन किया गया था। और बाद में चल कर के जो इनकी बातों को जो महाराजा जो ब्रजेंद्र सिंह जी थे उन्होंने भी क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और इसको जो प्रजा परिषद के नाम से जो भरतपुर जो प्रजा मंडल है उसका क्या कर लिया था, जो पंजीकरण कर दिया था। और जेल में जो भी नेता थे उनको छोड़ दिया था, क्योंकि अब ब्रजेंद्र सिंह और इन प्रजा मंडल के नेताओं के साथ में क्या हो गया था, समझौता हो गया था। इसके बाद प्रजा परिषद का अध्यक्ष मास्टर आज जो आदित्यंतर थे उनको बनाया गया था। अब उद्देश्य क्या था, इस प्रजा परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, वो आगे देखेंगे। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था सार्वजनिक समस्याओं को क्या करना था, प्रस्तुत करना था। यानी जो सार्वजनिक समस्या, सार्वजनिक यानी सबकी जो समस्या क्या है उनको प्रस्तुत करना था राज्य के सामने। प्रशासनिक सुधारों पर क्या देना था, बल देना था। और शिक्षा का क्या करना था, प्रचार करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। तो इस पर बड़ी इसने क्या दी थी, ध्यान दिया था। अब परिषद ने और क्या किया था, 27 अगस्त से 2 सितंबर 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था। क्या मनाया था, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया था, जिसमें अनेक प्रकार के जो प्रस्ताव पारित हुए थे। उसमें से एक प्रस्ताव था भरतपुर में उत्तरदायी शासन की क्या करनी थी, स्थापना करनी थी। और ये प्रस्ताव राज्य के प्रधानमंत्री जो उसमें कौन थे, मैकेंजी, उनके सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन सरकार ने क्या किया था, इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया था। अब ऐसी स्थिति के अंदर विरोध चलता रहा। बाद में 1940 के अंदर ही दिसंबर के अंदर भरतपुर प्रजा परिषद इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता अपने करने के लिए आते हैं जय नारायण व्यास जी आते हैं। और इसमें भी क्या किया जाता है, उत्तरदायी जो शासन है उसकी स्थापना पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता। तो इस तरीके से जो प्रजा परिषद के सदस्य हैं वो निरंतर क्या करते हैं, अपना संघर्ष जारी रखते हैं। इधर जो भरतपुर प्रजा परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन में भी परिषद ने क्या किया था, बड़ा ही बढ़ चढ़ करके क्या किया था, भाग लिया था। और इसके लिए भरतपुर के अंदर क्या की गई थी, हड़ताल रखी गई थी। तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या करके बड़ा दमन चक्र चलाया था और बहुत सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या कर दिया था, बंदी बना लिया। जिसमें महत्वपूर्ण जैसे मास्टर आदि नेत्र थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, पंडित रेवती शरण से, ऐसे लोगों को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और इधर महिलाओं ने भी इस समय क्या किया था, सत्याग्रह चलाया था। जो श्रीमती सरस्वती बोरा है उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में क्या किया था, सत्याग्रह
चलाया जा रहा था। हालांकि बाद में परिषद ने जो बाढ़ और मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा हो गया था, इस कारण जो प्रजा परिषद है इसने क्या कर लिया था, अपना जो ये प्रोटेक्ट है इसको क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। अब देखते हैं कि तो इतना ज़्यादा जब विरोध हो रहा था तो ऐसी स्थिति के अंदर, इसके अलावा जब महाराजा ने ऐसे रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप बाढ़ है, मलेरिया बढ़ रहा है, तो इस समय आप आंदोलन नहीं चलाए, तो फिर सरकार ने क्या कर ली थी, इनको फिर स्वीकार भी कर लिया था और इनको संतुष्ट करने का भी क्या किया था, प्रयास किया था। इनको संतुष्ट करने के लिए क्या प्रयास किया गया, उस प्रयासों को हम समझते हैं, है ना। तो इनको संतुष्ट करने के लिए एक जो प्रतिनिधि संस्था है उसकी क्या की गई थी, गठन की गई थी, जिसका नाम है ब्रज जय प्रतिनिधि सभा। कौन सी सभा है, ब्रज जय प्रतिनिधि सभा है। इस सभा का गठन किया गया, जिसमें कितने होने थे, इसमें 50 सदस्य होने थे। बाद में इसके चुनाव भी हुए और चुनावों के अंदर जो प्रजा परिषद है उसके सदस्य क्या हुए थे, विजित हुए थे, उनको बहुमत प्राप्त हुआ था। किंतु ये संस्था भी बाद में चल करके क्या थी, राजनीतिक जो अधिकार है उस अधिकार को क्या किया था, प्राप्त करने में असफल रही थी। यानी सरकार ने इसके साथ कोई सहयोग नहीं किया था। सरकार के सहयोग नहीं करने के कारण ये अपने उद्देश्य क्या था, इसका उत्तरदायी शासन की स्थापना करती थी, जनता की बहुमत वाली जो सरकार है उसका मंत्रिमंडल बनाना था। तो ऐसा कोई भी उद्देश्य यहाँ सफल नहीं हो पाया था। इस कारण इनके सदस्यों ने 1945 के अंदर क्या कर दिया था, इसका में से इस्तीफा दे दिया और प्रतिनिधि सभा का इन्होंने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। अब देखते हैं 1900, तो बहिष्कार कर दिया। तो 1945 में इन्होंने क्या की थी, सत्याग्रह की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। इस क्षेत्र में किसकी घोषणा कर दी थी, सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी। जब 12 दिसंबर की ये बात है 1945 के अंदर जो वापस सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। और लेकिन क्या कर दिया, इसके प्रमुख नेताओं को सरकार ने क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। इसके कारण क्या था, ये सत्याग्रह ज़्यादा चल नहीं पाया था। अब इसी समय दिसंबर के अंदर 1946 के अंदर कामा के अंदर जो इस भरतपुर प्रजा परिषद, इसका जो तीसरा सम्मेलन है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा था। तो इस सम्मेलन के अंदर क्या मांग की गई, एक तो बेगार को समाप्त करना। बेगार क्या होती है आप कमेंट करके अंदर बताएं, क्योंकि कई सारे वीडियोज़ में मैंने बता चुका हूँ। और जो उत्तरदायी शासन है उसकी मांग रखी थी, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग इसके अंदर रखी गई थी। लेकिन इस समय यहाँ की परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही थी और दुर्भाग्यवश राज्य के उपद्रव सांप्रदायिक झगड़े के अंदर बदल गए थे। यानी सांप्रदायिक समस्या यहाँ पर क्या हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी। और इन्हीं सांप्रदायिक समस्याओं के कारण अब यहाँ स्थिति बड़ी क्या हो रही थी, कष्ट में हो रही थी। एक तरफ तो ये मांग कर रहे थे, लेकिन मांग को इसको क्या हुआ, कमज़ोर किया गया। अब इधर देखते हैं मई 1946 में यहाँ पर भरतपुर में मंत्रिमंडल बनाने के लिए चुनावों की भी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, जिसका प्रजा परिषद है, किसान सभा आदि और एक मुस्लिम संगठन था मंजूमन इस्लामी, सब ने क्या किया था, विरोध किया था। और इधर सरकार ने भी जुलूसों आदि पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दी थी। तो इधर जो बीच का समय, ये थोड़ा सा समय क्या था, संकटमय समय था और संकटमय समय चल रहा था। और इस समय सरकार ने दमन चक्र थोड़ा ज़्यादा ही चलाया हुआ था इस क्षेत्र के अंदर। और बाद में हालांकि मंत्रिमंडल लोकप्रिय सरकार का गठन भी होता दिसंबर 1947 के अंदर, जिसमें प्रजा परिषद की तरफ से मास्टर आदिनियंतर और गोपीलाल यादव को सम्मिलित किया जाता है। हिंदू महासभा की तरफ से हरिदत्त शर्मा को लिया जाता है। जो जमींदार किसान सभा की तरफ से ठाकुर देशराज को इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ये सारी घटनाएं चल रही थी। और इसके ही थोड़े समय यानी 3 महीने बाद, यानी वो तारीख 18 मार्च 1947 को भरतपुर का मत्स्य संघ के अंदर क्या हो जाता, विलय हो गया। और विलय के बाद ये सारी समस्याएं भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी जो सामंती और राजशाही जो शासन था उस शासन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो कैसा लगा ये प्रयास आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नए वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।